चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आज हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे, एक बार हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू ही किया था और काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए थे। दिस चैप्टर इज अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट हीट, टेम्परेचर, आइडियल गैसेस, देयर बिहेवियर, थर्मल एक्सपेंशन, एनोमल बिहेवियर ऑफ वाटर एंड सो ऑन। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में पैकिंग हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत टाइट पैकिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एटम्स हैं वो जब आपस में पास आते हैं सॉलिड बनाने के लिए, तो आप पाएंगे कि जब ये एटम्स, दो एटम्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जैसा इस ग्राफ में दिखाया हुआ है, इस ग्राफ को पोटेंशियल वेल कर्व बोलते हैं। और ये पोटेंशियल वेल कर्व हमें बता रहा है कि दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस और एनर्जी किस तरीके से आपस में चेंज होते हैं। तो आप देखेंगे कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब एटम्स बहुत दूर-दूर हैं, एज़ वी ऑब्ज़र्व इन गैसेस, द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट equal to zero. When they come close to each other to form solid, you will see there is some force of attraction between the atoms. Because of that, the total energy of the system decreases. When the energy is minimum, you all know energy and stability, they are inversely related to each other. तो एटम्स जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज कि सॉलिड बन जाए, तो उस पॉइंट पर जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तभी तो सॉलिड बनेगा। और जब सिस्टम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। अब आप इससे कम एनर्जी करने की कोशिश करेंगे तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो फिर से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है? तो सपोज़ करो कि एटम्स हैं और एटम्स के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है और एटम जो है आराम, जो सिस्टम है वो स्टेबल है। अब आप उसे डिस्टर्ब करते हैं। अब आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं आप बाय स्ट्रेचिंग इट, जैसा कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में देखा था कि हम सॉलिड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप होता है। जिस जो स्ट्रेन आपने पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आपने शेयरिंग स्ट्रेन भी पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ा। ठीक है? सो देयर इज सम चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिमिलरली जब हम मॉलिक्यूल्स का एटम को हीट अप करते हैं, ठीक है, उसकी हीट एनर्जी बढ़ाते हैं, तो सिस्टम के जो एटम्स हैं, सॉलिड के जो एटम्स हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाती है तो वो एक दूसरे से जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो आपने देखा होगा कि सॉलिड्स के केसेस में जो आपके मटेरियल हैं, जब आप उन्हें हीट अप करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सपेंशन इन डिटेल इन दिस चैप्टर। ठीक है? कितने-कितने टाइप की ये एक्सपेंशन होती है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी मैटर का को जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी हीट एनर्जी है, कितनी नहीं है, सो अमाउंट दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, it is measured in terms of temperature. So you can define the temperature as the measure of degree of hotness or coldness, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसको हम टेम्परेचर की हेल्प से नापते हैं। अब कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये हमेशा रिलेटिव टर्म है, ऑब्वियस है। आप पाएँगे कि ज़मीन के नीचे का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर अगर आप निकालते हैं गर्मियों में, तो वही पानी आपको ठंडा लगता है गर्मियों के दिनों में, और सर्दी के दिनों में वही पानी आपको गर्म लगता है, जबकि टेम्परेचर उसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। सो ये टर्म रिलेटिव है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। एक आपने बचपन में एक कहानी भी तो पढ़ी होगी कि एक शिष्य जो हैं, उनसे उनके गुरुजी उन्हें एक जो है प्रश्न पूछते हैं, उनके सामने एक लाइन बना के रख देते हैं, पूछते हैं कि भई बता, इसको बिना काटे, बिना मिटाए इसे छोटा करना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रिकी, बट जो स्टूडेंट हैं जिसको इसका आंसर पता है, तो वो उसके साथ जो है एक लाइन, बड़ी वाली लाइन खींच देते हैं और वो छोटी हो जाती है, बिना काटे, बिना मिटाए। तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर आप किसी को छोटा करना है तो उसको आपको मिटाने की, काटने की ज़रूरत नहीं है, उसका रास्ता खराब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को ऊँचा उठाइए और दूसरा जो है वो अपने आप नीचे हो जाएगा। एनी हाउ, तो टेम्परेचर जो है वो रिलेटिव टर्म है। ठीक है? टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट, केल्विन इन सब यूनिट्स में नापते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में जो है रिलेशन आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इट इज़ इक्वल टू 273.15 केल्विन, रफली आप 273 बोल सकते हैं। लेकिन जो इनके कॉन्सेक्यूटिव रीडिंग के बीच का जो गैप होता है, जैसे 273 से 274 केल्विन पे जा रहे हो या 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में जा रहे हो, तो जो वो स्पेसिंग है सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल की, वो जो स्केलिंग है वो बराबर है। बट फ़ारेनहाइट जो है उसकी स्केलिंग थोड़ी-सी छोटी है। तो अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है दैट फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पॉइंट पर आपका जो फ़ारेनहाइट में स्केल होगा इट विल बी 32 फ़ारेनहाइट। आप इस रिलेशन में डाल के देख सकते हो। C की वैल्यू 0 डालो, ये टर्म खत्म हो जाएगी, यू विल गेट F इज़ इक्वल टू 32। वहीं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपको पता है, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप 100 डालेंगे तो आप देखेंगे कि इट विल कम आउट टू बी 212 फ़ारेनहाइट आई थिंक। पुट करके देख लीजिए, सेल्सियस में 100 डालेंगे तो 5 से 100 20 पे चला जाएगा, 20 इंटू 9 you'll get 180, 180 plus 32 you'll get 212. So 212 Fahrenheit is the boiling point of वाटर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेम्परेचर के को नापने की कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, अब थर्मोमीटर हम सभी जानते हैं, वी यूज़ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर किस तरीके से बना होता है और वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपको पता है कि थर्मोमीटर के अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और मरकरी हम जनरली यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अल्कोहल भी यूज़ होता है थर्मोमीटर में। तो ये किस बेसिस पे थर्मोमीटर काम करते हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ कि जब आप किसी भी थर्मोमीटर को किसी ठंडी या गर्म चीज़ के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो वो जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, किसके अंदर? थर्मोमीटर के अंदर, वो या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज़ करेगा, या तो हीट एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगा या हीट एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर आप किसी गर्म चीज़ से टच करोगे तो हीट एनर्जी गेन करेगा, किसी ठंडी चीज़ से कॉन्टैक्ट में लेके आओगे थर्मोमीटर को तो हीट एनर्जी लूज़ करेगा। और जब कोई मटेरियल हीट एनर्जी गेन करेगा तो गर्म हो जाता है, और लिक्विड इस थर्मोमीटर के अंदर डाला जाता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग और ठंडा होता है ऑन कूलिंग। तो इसके बेसिस पर ही अब थर्मोमीटर के अंदर जो कॉलम है उसको निकलने की तो जगह दे नहीं रखी, तो बेचारा ऊपर ही जाएगा लिक्विड, ठीक है? तो गर्म करोगे तो जो पारा है या अल्कोहल है, मरकरी है, वो ऊपर चढ़ने लगता है जब आप उसे गर्म ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और इसी तरीके से किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ लगाएँगे तो वो कूल डाउन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स थर्मोमीटर, राइट? इसके अलावा थर्मोमीटर आप गैस वाले जो थर्मोमीटर हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट आपका वेंचुरीमीटर है। इसके अंदर लिक्विड भरा है और इस लिक्विड में 2 कॉलम जो आपको दिख रहे हैं उनमें हाइट के डिफरेंस से आप प्रेशर नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रेशर से हम टेम्परेचर कैसे नापें? अब आप देख पा रहे हो कि ये जो कंटेनर इसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर ऑलमोस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसके अंदर गैस भरी होती है। अब आप मान लो कि इसको हीट अप करते हो नीचे से, तो इस हीट अप करने की वजह से क्या होगा कि गैस जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक्सपेंशन का तो ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो वो प्रेशर इसके अंदर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, एज़ यू नो PV इज़ इक्वल टू म्यू RT। दिस इज़ योर आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, एज़ वी ऑब्जर्व इन चार्ल्स लॉ, योर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ और भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, जिसमें इसी इक्वेशन को में अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो आप पाएंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, सो दीज आर फ्यू लॉज। रियलिटी में हमारे पास आइडियल गैसेस नहीं होती हैं। हम आइडियल गैसेस की बात क्यों करते हैं? आइडियल गैसेस की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि आइडियल गैसेस को समझना, उसको सॉल्व करना जो है बहुत ईजी होता है। सिस्टम अगर आइडियल हो तो कितना अच्छा हो। अगर मैं सोचूं कि स्टूडेंट सारे आइडियल हों, ठीक है, हमने जो कहा वो करें, अपने माँ बाप का कहना माने, जो होमवर्क दिया है वो करें, ठीक है, टाइम से पढ़ें, असाइनमेंट सबमिट करें, तो एक आइडियल जो है सिचुएशन अगर हम इमेजिन करते हैं तो चीज़ें जो है बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। दैट इज़ व्हाई वी कंसीडर आइडियल गैसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इन रियलिटी वी हैव रियल गैसेस, ठीक है? So these real gases can behave like ideal gases at a high temperature and low pressure. तो ये एक MCQ का क्वेश्चन बनता है
कि रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस। 4 ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। सो एज़ इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो रियल गैसेस हैं, दे बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। अच्छा, एक और स्पेशल, जैसे आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, क्या होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, पानी की अगर मैं बात करूँ तो। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर पानी जो है इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। सो ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कह लो या बॉइलिंग पॉइंट कह लो, ठीक है, ये जो टेम्परेचर हैं, ये जो फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, ये आपके प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। वील ऑब्जर्व कि किस तरीके से प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वी हैव दिस स्पेशल टेम्परेचर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। सो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट दे आर they exist at this temperature called boiling point. Similarly melting point पे liquid and solid state जो है वो exist करती हैं, coexist करती हैं। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट जो हैं वो coexist कर सकती हैं। पानी के लिए ये जो टेम्परेचर है इट इज़ 273.16 केल्विन, राइट। अच्छा, तो इसके बाद फिर हमने पिछली क्लास में जो है एक्सपेंशन की बात करी थी, और ये एक्सपेंशन जो है वो आपकी 3 टाइप की हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। रिलेशन बहुत ही सिंपल है कि भाई जितना आप मटेरियल को हीट अप करोगे उतनी लेंथ बढ़ेगी, सीधी-सी बात है। सो दिस फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है? टेम्परेचर डिफरेंस याद रखना, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस है। सिमिलरली इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएँगे, इक्वल टू लगाएँगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है? सो डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसी तरीके से जब लेंथ बढ़ रही है तो अगर आपके पास कोई शीट है जिसका एरिया ए है, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो शीट का एरिया भी बढ़ेगा। सो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, राइट। जैसे हमने लेंथ की बात करी, एरिया की बात करी, इस तरीके से जब आप मटेरियल को हीट अप करते हो, कोई आपका 3 डायमेंशनल सरफेस है, क्यूब है, से स्फीयर है, तो अगर आप उसे गर्म करेंगे तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। एंड अगेन दिस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट लाएंगे उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कॉपर के केस में आप देखेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है टेम्परेचर के साथ, ये जो है कांस्टेंट नहीं है। ये शुरू में इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो रेट है इंक्रीज़ तो आगे भी हो रहा है, लेकिन लीनियर नहीं है, और इसी वजह से हम कॉपर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कॉपर सॉलिड भी है, कैसे इस्तेमाल करोगे आप? थर्मोमीटर बनाने में। थर्मोमीटर बनाने में हम मरकरी को यूज़ करते हैं, अल्कोहल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है? ओके। इसके बाद ये अल्फा एल, अल्फा ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो इस रिलेशन के ऊपर आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें आपको प्रूव करना है कि अल्फा ए इज़ 2 टाइम्स अल्फा एल। तो बहुत ही ईज़ी है इसको निकालना। किस तरीके से निकालेंगे आप कि ए इज़ इक्वल टू आप एक स्क्वायर शीट ले लीजिए। स्क्वायर की साइड एल एल रख लिया आपने, तो एल इंटू एल विल गिव यू एल स्क्वायर, राइट? एरिया एल स्क्वायर आ गया एक टेम्परेचर पर, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ भी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। तो नया एरिया नए टेम्परेचर पर वो हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये नया एरिया आ गया। अब एरिया बढ़ा कितना? डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए निकालने के लिए हमने नए एरिया में से पुराना एरिया माइनस कर दिया, डेल्टा ए आ जाएगा। you'll गेट कि माइनस करने के बाद ये टर्म बचती है डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल। अब आप देखेंगे कि ये जो चेंज हुआ है ना लेंथ में, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा चेंज है। तो अगर if delta is L is small, delta L square is even more small. It is small to that extent कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको डेल्टा एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। आप सिंपल आप समझ के देखिए कि कोई टर्म है 0.01, 0.01 का स्क्वायर करके देखिए, जो आंसर आएगा आपका बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ऑब्वियसली स्मॉल आएगा। तो 0.01 का स्क्वायर जो है और छोटी वैल्यू होगी, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो डेल्टा एल स्क्वायर जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विद डेल्टा ए इज इक्वल टू 2l डेल्टा एल। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकालने के लिए हमने ए से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। इधर ए लिखा, इधर ए की जगह एल स्क्वायर लिख दिया, बस सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट डेल्टा ए बाय ए इज 2 डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल बाय एल आपको पता है,
क्या था डेल्टा एल बाई एल? डेल्टा एल बाई एल बस अल्फा एल डेल्टा टी, और डेल्टा ए बाई ए भी पता है। डेल्टा ए बाई ए क्या था? अल्फा ए डेल्टा टी। तो डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल करोगे तो आपको अल्फा ए और अल्फा एल के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यही ऑपरेशन आप क्यूब के साथ भी कर सकते हो। अभी मैंने जैसे स्क्वायर शीट ली है, आप क्यूब ले लीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या करना है। ए की जगह वॉल्यूम लिख दो, एल की जगह एल क्यूब आ जाएगा। एट टी प्लस डेल्टा टी करेंगे तो वी डैश निकाल लेना, वी डैश आ जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेना, ठीक है। चार टर्म आएंगी, उसमें से दो टर्म इग्नोर हो जाएंगी। एक डेल्टा एल क्यूब वाली इग्नोर हो जाएगी, एक डेल्टा एल स्क्वायर वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी। वी डैश आ गया, वी डैश माइनस वी कर दीजिए, डेल्टा वी आ जाएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे और फाइनली यू विल गेट अल्फा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा एल। तो अल्फा वी और अल्फा एल के बीच में रिलेशन मिल गया। तो अल्फा ए इज 2 टाइम्स अल्फा एल, अल्फा वी इज 3 टाइम्स अल्फा एल। अल्फा वी और अल्फा ए के बीच में रिलेशन निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा वी बाई अल्फा एल विल बी 3 to 2। तो अल्फा वी अल्फा ए अल्फा एल, इनके तीनों के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वाज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि रेल की पटरी वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, कि रेल की पटरियों के बीच में जो है गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर से रेल गुजरती है पटरी के ऊपर से, तो इतना वो कंप्रेस हो जाता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उसकी लेंथ जो है स्टील की बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो लेंथ बढ़ जाएगी तो बढ़ने के लिए जगह भी तो देनी पड़ेगी ना। अगर जगह नहीं होगी तो क्या होगा? वो साइड से बढ़ने की कोशिश करेगा, तो जो आपकी पटरी है वो बक्कल कर जाएगी। ठीक है, ये पटरी है, सीधी है, जगह नहीं मिलेगी तो बक्कल कर जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर पटरी टेढ़ी होगी तो ट्रेन गिर जाएगी। अगेन, पिछली क्लास में जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो शायद आपकी ये गुवाहाटी एक्सप्रेस थी, ठीक है, वो पटरी से गिरी थी। आज मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ, आज अखबार में ये खबर आई हुई है कि मथुरा के पास कोई मालगाड़ी है, वो जो है डिरेल हो गई और 10 डब्बे जो हैं वो नीचे गिर गए। तो ये जो है मतलब काफ़ी कॉमन आप देखेंगे इवेंट है। हालाँकि इतना भी कॉमन नहीं है, होना नहीं चाहिए, बट ये एक सिक्योरिटी फैक्टर हमें रखना पड़ता है पटरियों के साथ, कि पटरी के बीच में थोड़ा गैप रखना पड़ता है ताकि उसे एक्सपेंड होने की जगह मिले। ठीक है? तो डेल्टा एल बाई एल अल्फा एल डेल्टा टी है, ये हमने इसी साल पढ़ा है, अभी अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है। और फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये भी हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में आपका यंग्स मॉडुलस आता है। तो यहाँ से इस टर्म को हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस आप देखेंगे कि वाई अल्फा एल और अल्फा एल डेल्टा टी जो है, आप अल्फा एल अगर आपको पता है, स्टील का टेम्परेचर डिफरेंस पता है, तो आप देख सकते हो कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, आप निकाल सकते हो। स्टील कितना स्ट्रेस झेल सकती है, वो एक फिक्स क्वांटिटी है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टेम्परेचर डिफरेंस पर जो आपकी स्टील है वो बकल कर जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू अप टू विच स्टील कैन बी द स्ट्रेस, राइट। इसके बाद हमने वॉल डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि भाई देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, डेंसिटी भी बढ़ेगी क्या? नहीं, डेंसिटी नहीं बढ़ती है, डेंसिटी डिक्रीजेज। व्हाई? बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। सो रिमेंबर दिस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। बट पानी के साथ ये स्पेशल जो है बात है कि पानी जब आपका गर्म होता है तो एक स्पेशल टेम्परेचर पर पानी जो है वो सबसे भारी होता है, और उस टेम्परेचर पर पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप कभी आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ है आपके पास और पानी है, तो कौन सी चीज़ भारी होगी? तो रिमेंबर कि आपको ये पता होना चाहिए कि पानी किस टेम्परेचर पर है। तो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर का वो स्पेशल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पानी सबसे ज़्यादा भारी होता है। सो गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस भी गर्म होने पर एक्सपेंड होती हैं, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, ये आपके रिलेशन दिया हुआ है कि आइडियल गैस हमने कंसिडर कर ली गैसेस को, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल गैसेस क्यों कंसिडर करी, इजी टू सॉल्व, इजी टू अंडरस्टैंड। सो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पी हमने वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट कैसे रख सकते हो? आपने ऊपर से जो प्रेशर है उसको वॉल्यूम को एक्सपेंड होने के लिए जगह दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रेशर कांस्टेंट रह सकते हैं। सो पी वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर टी प्लस डेल्टा टी। भाई वॉल्यूम बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर तो कांस्टेंट है। फिर डेल्टा इस टर्म में से
इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लो, ये इक्वेशन मिल जाएगी। डेल्टा वी बाई वी निकाल लो, यू विल गेट डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा वी बाई वी इज योर अल्फा वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट अल्फा वी इज इक्वल टू 1/t। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा वी जो है वो कम होगा। ठीक है, मतलब जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिक्रीज होगा गैसेस के केस में एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मैंने बताया आपको कि अगर आप डेंसिटी देखिए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती है। देखिए ज़रा, पानी का टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डेंसिटी की कुछ वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर तक बढ़ती है। उसके बाद आप और गर्म करेंगे, अब पानी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू होता है, तो फिर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। इस खास प्रॉपर्टी की वजह से, पानी की इस खास प्रॉपर्टी की वजह से कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज़्यादा भारी होता है, आप पाएंगे कि ग्लेशियर्स जो हैं यहाँ, जहाँ पर पानी की बड़ी-बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जब ठंड पड़ती है तो बर्फ वाटर बॉडीज़ जो हैं फ्रीज़ हो जाती हैं। तो ऐसे में एक्वेटिक लाइफ तो जम जाएगी, मर जाएगी बेचारी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्वेटिक लाइफ स्टिल इज़ देयर। व्हाई? बिकॉज़ पानी की उस मोटी बर्फ की उस मोटी चादर के नीचे जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। व्हाई? बिकॉज़ लिक्विड इज़ heavier. Liquid water is heavier than the ice, right? So this is the special behavior of water. ठीक है। इसके बाद हमने पिछले चैप्टर में एक और टॉपिक किया था, तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास वाज दिस कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में हमने जो है कुछ कैलोरीमेट्री करने से पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो मैंने आपको फिर से वही एग्जांपल दिया था कि एक पानी है, पानी ले लीजिए, बीकर में 100 ml ले लीजिए, उसको गर्म करना है और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कुछ हीट चाहिए। अब आपने उसी कंटेनर में 200 ml पानी ले लिया और सेम 1 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अब हीट आप देखेंगे कि ऑब्वियसली ज़्यादा पानी आ गया तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो हीट की कैपेसिटी है वो बढ़ गई, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एंड इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की आप सब्सटेंस की अमाउंट कितनी ले रहे हैं। हीट को जो हम मेजर कर सकते हैं, वैसे तो ऐसा यूनिट जूल है, बट कैलोरी भी यूज होता है। सो कैलोरी, 1 कैलोरी इज या 4.186 जूल। कैलकुलेशन में आप 4.2 जूल यूज कर सकते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन ना किया जाए कि 1 कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अदरवाइज आप 4.2 जूल्स ले सकते हो। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी में हम अमाउंट जो है मेंशन नहीं कर रहे थे, ज्यादा अमाउंट तो ज्यादा हीट कैपेसिटी, कम अमाउंट तो कम हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम अमाउंट मेंशन करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। आप इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, कि पता लगे आप केजी में नाप रहे हो या ग्राम में नाप रहे हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राम की बात कर रहे हो तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, बस मास और आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। सो कितनी हीट चाहिए किसी बॉडी का टेम्परेचर, और बॉडी भी उसका मास कितना है, 1 ग्राम ले लिया। सो आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन का 1 ग्राम का टुकड़ा ले लो। ठीक है, उसको उसका कुछ टेम्परेचर है, मान लो 14 डिग्री सेल्सियस है, तो 14 से 15 करना है आपको, तो हीट तो देनी पड़ेगी ना। कितनी हीट दी, वो हीट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। पानी ले लो, मान लो कि पानी आपके पास जो है 10 ग्राम है, तो आपको 10 ग्राम नहीं लेना, आपको पानी कितना लेना है, 1 ग्राम, क्योंकि यूनिट मास के लिए डिफाइंड है। तो 1 ग्राम ले लिया आपने पानी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, मान लो पानी पहले 15 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 15 से 16 करने में कितनी हीट चाहिए, दैट हीट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, दैट हीट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलोरीमेट्री में बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव दिस वन मोर हीट कैपेसिटी कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मोल, तो वहां पर अमाउंट जो है वो मोल की टर्म्स में डिफाइन होगी। वही सेम बात है कि 1 मोल सब्सटेंस ले लो, किसी भी जिसका भी आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हो, तो 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। कितनी हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट आपकी दो टाइप की होती है, वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अदर इज एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन पता है आपको, सीपी माइनस सीवी आर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने बहुत यूज किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने इसको काफी यूज किया। एक टर्म है कैलोरी, कैलोरी जो है जैसा कि हीट की यूनिट है, लेकिन 1 कैलोरी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन 1 कैलोरी। 1 कैलोरी को डिफाइन करने का तरीका है कि आप पानी ले लीजिए, कितना लेना है पानी, 1 ग्राम, और पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 14.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है टेम्परेचर, कितनी हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है। तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट भी पता चल गया, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता चल गया, हीट कैपेसिटी भी पता चल गया। अब हम आते हैं कैलोरीमीटर पे। कैलोरीमीटर आप अगर लैब में देखेंगे तो एक लकड़ी का डब्बा होता है, उसके अंदर इंसुलेशन है, बेसिकली इंसुलेशन के लिए होता है, अंदर एक कॉपर वेसल होता है और एक थर्मोमीटर लगा होता है, और इसको घुमाने के लिए मतलब स्टरर होता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर का ग्लास है अंदर, इस कॉपर के ग्लास के अंदर हम पानी डाल देते हैं, पानी रख लेते हैं जितना भी डालना हो आपको, और उसके बाद जिस भी मटेरियल की आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है, आप उस मटेरियल को आप लेके आते हैं गर्म करके, ठीक है। आपको टेम्परेचर पता होता है, यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। इसके अंदर आप डाल दीजिए, किसके अंदर, कॉपर के बर्तन के अंदर, इसके अंदर कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाएगा, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक हो जाएगा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। चलिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं कैसे है। तो सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट गर्म है, एक ऑब्जेक्ट ठंडा है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आ गए, कौन सा ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा, ऑब्वियसली जो गर्म ऑब्जेक्ट था वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा था वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर भी ये जो है प्रोसेस हीट ट्रांसफर की तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइनल में टेम्परेचर तो दोनों का बराबर ही हो गया ना। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया होता कि ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आ गए, मान लो कि फाइनल टेम्परेचर 40 हो गया, तो ये 30 से 40 गया, ये 100 से 40 गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना। तो ये हीट गेन कर रहा है और ये हीट लूज कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसने जितनी हीट गेन करी है उतनी ही इसने हीट जो है वो लूज करी है, और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कैलोरीमेट्री में, ठीक है। तो इसको बेस्ट समझने के लिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है जिसका मास दे रखा है, ठीक है, और इसको कह रहा है कि उबलते हुए पानी में काफी देर तक रखा, तो उबलता हुआ पानी मतलब कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, और काफी देर तक रखा मतलब एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और इसको उठा के आपने कैलोरीमीटर में डाल दिया, कैलोरीमीटर में जो कॉपर का जो ग्लास है उसका मास दे दिया, उसके अंदर पानी है उसका मास दे दिया, और दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कुछ देर के बाद जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो आपने देखा कि इनका टेम्परेचर तीनों का 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम 100 से 23 पे गया, इसने हीट गेन करी या लूज करी, 100 से 23, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये हीट लूज कर रहा है, और कॉपर जो है वो 20 से 23 पे जा रहा है तो कॉपर हीट गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हीट गेन कर रहा है। और वाटर के बारे में क्या लग रहा है, वाटर भी 20 से 23 जा रहा है तो वाटर भी हीट गेन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कॉपर और वाटर हीट गेन कर रहे हैं और एल्यूमिनियम हीट लूज कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लूज। तो ये हीट गेन की दो क्वांटिटी है, हीट लूज की एक क्वांटिटी है, इन दोनों को ऐड करो, इसके बराबर रखो, सॉल्व कर दो, जो भी आपके पास अननोन क्वांटिटी होगी वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी पिछली क्लास। तो आज की क्लास में हम अभी मैं ये दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अभी काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ठीक है, ये टर्म्स हैं, लेटेंट हीट, और मेन टॉपिक आज का रहेगा ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब पढ़ेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी डिस्कस करेंगे, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इसके बाद अभी मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ और वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।